से मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव एपी स्टडी पर। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि जब भी अलग अलग चरणों में कई शिफ्ट में एग्जाम होता है तो जो भी प्रश्न पहले दिन पूछा गया है तो आगे भी जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होता है तो आगे भी उसी चैप्टर से या उससे रिलेटेड या उसी टाइप का बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी पैटर्न पर जो कि आपको 7 अगस्त को एग्जाम हुआ है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रश्न के आधार पर हम लोग उस चैप्टर से और उससे रिलेटेड और उसी टाइप का मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को देखेंगे। और किसी भी छात्र को क्या है, घबराने की ज़रा से भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना पढ़े हैं बस उतना में काम हो जाएगा। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना है, इतना सोचना है कि आप जितना अब तक पढ़े हैं उतना में काम हो जाएगा। देखिए, जैसा भी आएगा जो भी आएगा वो सबके लिए आएगा, किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मतलब अकबकाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा मोड़ा बस ध्यान रखना है कि जो चैप्टर से पूछा जा रहा है बस उसका आप स्टडी करिए। ठीक है, उसका स्टडी करिए, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है उसका सिर्फ स्टडी करते जाइए और मस्त उत्साहपूर्वक, है ना, कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। बस इतना ध्यान रखना है कि आप जितना पढ़े हैं बस उतना काफ़ी है, उतना में आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, जिस टाइप का भी प्रश्न पूछा गया है बस उससे रिलेटेड सभी चैप्टर का जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आया उस टाइप के प्रश्न को बस स्टडी करिए, जितना हो पाता है उतना है। बस ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आप जितना बस इतने दिनों में पढ़े हैं उतना काफ़ी है। बस एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस होकर एग्ज़ाम देना है। ठीक है, बस आप इस चैनल पर बने रहिए, आपको एकदम सटीक और महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे जो कि आने वाले आपका जो भी एग्ज़ाम है ना, 11 तारीख है और 18 को है, 21 को है और 25 और 28 के, उसके लिए सिर्फ मैं वैसा ही वीडियो लाऊंगा जो कि आने वाले परीक्षाओं में पूरी तरह से आने की पूरी संभावना रहेगा। ठीक है, सिर्फ वही सब प्रश्न आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, देखिए 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है। ठीक है, तो 1980 के दशक में ये पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन था, है ना, PIL यानी कि जनहित याचिका जो आया था उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच के लिए क्या है कि जैसे कि कोई भी समस्या होती थी पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना बहुत मुश्किल होता था, तो वही ये याचिका लाया, जनहित याचिका, है ना, इसका करेक्ट आंसर है जनहित याचिका तंत्र लाया जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच के लिए आसान बनाया। ठीक है, तो ये PIL है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट और लिटिगेशन, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है। ठीक है, देखिए 1980 के दशक की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका या PIL का एक तंत्र तैयार किया। ठीक है, इसने किसी भी व्यक्ति या तो संगठन को उन लोगों की ओर से हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था। जो उसका अधिकार था उसका उल्लंघन अगर किया जा रहा था तो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के लिए ये आपका जनहित याचिका ये लाया और उसको ये अधिकार दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और भारत में जनहित याचिका की शुरुआत जो हुआ था वो जनहित याचिका की शुरुआत देश द्वारा की गई। अगर पूछा जाए कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था तो न्याय पहल द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे इसको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जनहित याचिका में कौन कौन से मामले हैं जो कि जनहित याचिका में आपके तहत आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आप अपील कर सकते हैं, तो उसके अंतर्गत आता है आपका जनहित याचिका के अंतर्गत जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा है, किस मामले के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप डाल सकते हैं, तो उसके अंतर्गत आता है बंधुआ मजदूर, है ना, उपेक्षित बच्चे, श्रमिकों को न्याय मजदूरी का भुगतान न करना तथा अनियमित श्रमिकों का शोषण करना, यानी कि जो मजदूरी कर रहा है उसको जो भुगतान अगर नहीं करते हैं, ठीक है, और अनियमित श्रमिकों का शोषण करना है तो उस मामले में आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका डायरेक्ट दायर कर सकते हैं। महिलाओं पर अत्याचार, इसमें आप कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिक संतुलन में गड़बड़ी, ठीक है, इसके खिलाफ ऐसी अगर कोई मामला हो तो PIL आप याचिका दायर कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट, विरासत और संस्कृति का रखरखाव, ये सभी के अंतर्गत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, ये PIL। ठीक है,
तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको वो आपको नोटिस करवाते जाएंगे, कौन कौन सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, PIL का फुल फॉर्म याद रखना है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। और कौन कौन सा आता है, जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मामले आपको नहीं आता है, तो ये ध्यान रखना है सभी चीज़ें, ठीक है। ये पॉइंट सारे ध्यान रखना है। फिर आगे आपको याद रखना है क्या, देखिए कि जो भारत में जनहित याचिका की उत्पत्ति और विकास के कुछ ऐतिहासिक निर्णय, देखिए भारत में जनहित याचिका की अवधारणा की बीज सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई मामले में बोए गए थे। यानी कि सबसे पहले जो जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत हुआ था, कब हुआ था, 1976 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। किस मामले में ये पहली बीज बोया गया था, तो ये मामला था न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, और ये था बनाम में था कौन, अब्दुल थाई मामले में बोया गया था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना आपको कि जनहित याचिका का पहला मामला जो है ये हुसैनारा खातून और बनाम बिहार राज्य था, ठीक है। पहला मामला जो इसमें डील किया गया था, पहला मामला जो गया था ये किसके बीच था, हुसैनारा खातून, है ना। ये महत्वपूर्ण याद रखना है कि जनहित याचिका का जो पहला मामला है किसके बीच था, और खास करके ये बिहार से रिलेटेड है, तो याद रखना है पहला मामला जो आया था हुसैनारा खातून, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लीजिए, हैं हुसैनारा खातून और बनाम बिहार राज्य के बीच था 1979 में, ठीक है। जो जेलों और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय स्थितियों पर केंद्रित था, जिसके कारण 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था। इसमें मामला में क्या हुआ, 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था। तो पहला मामला किसके बीच था, तो हुसैनारा खातून और बिहार राज्य के बीच था 1979 में। और जो जनहित याचिका की शुरुआत कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, ठीक है। 1976 से रिलेट कर लेना है, जो कि आपका मूल कर्तव्य जो है संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में ही जोड़ा गया था। तो यही 1976 में जनहित याचिका भी और मूल कर्तव्य भी, ठीक है, दोनों रिलेट करके याद करेंगे तो ये आसानी से याद रहेगा, ठीक है। अब मान के चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, देखिए रेड कलर में जो आपको क्वेश्चन देंगे वो क्या अपने तरफ से एडीए पूछा नहीं गया था, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बता रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है, ठीक है। रेड कलर में जो क्वेश्चन रहेगा वो मेरे तरफ से ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो भारत में जनहित याचिका की शुरुआत देश की गई, तो किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, राजनीतिक पार्टी द्वारा, संसद के अधिनियम द्वारा, या तो संवैधानिक संशोधनों द्वारा, या तो न्यायिक पहल द्वारा। तो इसमें क्या है कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत ये हुआ था न्यायिक पहल द्वारा। इसका करेक्ट आंसर करना है न्यायिक पहल द्वारा करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता दिए। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इससे रिलेटेड है, इस चैप्टर से आपको याद करना है, ठीक है। देखिए रीट, ये जो याचिका है ना जनहित याचिका, तो जनहित याचिका यानी कि रीट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रीट जो जारी करता है, तो ये उसी तरह है कि जनहित याचिका हो या तो रीट याचिका, ये किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत ये रीट या तो जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट करते जाना, ठीक है। दिमाग में इसको नोट कर लीजिएगा, और वीडियो आपको ऐसा बताते भी कि आपको याद भी रहेगा, अगर दोबारा देख लीजिएगा तो और आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत जनहित याचिका आप सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत दायर कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि रीट जो होता है, रीट कितना होता है, पहले 5 होता है रीट, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि रीट जो है कौन जारी करता है, तो रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों जारी करता है। क्वेश्चन आता है कि रीट कौन जारी कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में एक रहता है सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, या तो दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो जो रीट है ना वो दोनों जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी। तो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो यही वाला आंसर होगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट जो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। अब रीट 5 प्रकार के होते हैं, अब उसमें से पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन रीट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है रीट कौन कौन सा है। तो 5 है, पहला क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परम आदेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध, और 5वां है अधिकार परीक्षा, ठीक है। फिर समझिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, ये सभी क्या है, तो आपका ये रीट है, ठीक है। और रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करता है, ठीक है।
तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है। ठीक है, तो याद रखना है किसके पास होता है, तो संसद के पास ये होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक तो ये याद ही हो गया आपको है ना, कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। ठीक है, संसद जो है भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसी टाइप का क्वेश्चन सेम देखिए हुबहू कि राष्ट्र का प्रमुख और भारत में सर्वोच्च औपचारिक पदाधिकारी कौन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, और एक चीज़ मालूम, जो आपके बिहार पुलिस में एग्जाम में पूछा गया है, इसमें कई क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, या तो आपको एसएससी जीडी का क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि किसी न किसी एग्जाम का प्रीवियस बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट वहीं से उठा के यहाँ पूछ लिया गया। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कभी भी आप तैयारी करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि राष्ट्र का प्रमुख और भारत में सर्वोच्च औपचारिक पदाधिकारी कौन होता है। अब बताइए, चार ऑप्शन है, राष्ट्र का प्रमुख और भारत में सर्वोच्च औपचारिक पदाधिकारी कौन होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना है, राष्ट्र का प्रमुख और भारत में सर्वोच्च औपचारिक पदाधिकारी कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है। देखिए वहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इसलिए दोनों को एक साथ आपको बताएं कि देखिए राष्ट्र का प्रमुख और भारत में सर्वोच्च औपचारिक पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ पूछा भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो सरकार अगर लगा दें ना, सरकार का प्रमुख, तो वो कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश का कारण होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया और यही सेम थोड़ा सा अंतर करके ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में कल 7 तारीख को पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संसद की प्रत्येक सदन के समक्ष वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश का कारण होगा। तो कौन होगा, किस, इसके बारे में पूछ रहा है ना, कौन संसद के जो प्रत्येक सदन का समक्ष वित्त आयोग का जो वित्त आयोग जो सिफारिश करता है। ठीक है, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को कौन वहाँ संसद में प्रस्तुत करता है, ये क्वेश्चन पूछा है मेन। तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति करता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैसे संसद के बारे में पूछा गया था, संसद यहाँ से रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन जो आने की संभावना रहता है, ये सभी याद रखना है आपको। अच्छा, पूछा जाएगा अगर भारतीय संसद की स्थापना कब हुआ, तो भारतीय संसद की स्थापना जब लागू हुआ था, है ना, संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संसद की स्थापना हुआ था। ठीक है, अच्छा, जब इसी के तहत में ना भारतीय संसद की जब स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो नए संसद के तहत प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। ठीक है, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, तथा प्रथम निर्वाचित संसद जो है अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आया। तो संसद जो है अस्तित्व में कब से आया था, तो प्रथम निर्वाचित जो संसद है, सांसद निर्वाचित होता है, तो वो 1952 से ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सभी पॉइंट। अच्छा, 26 जनवरी 1950 से न यहीं से एक रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है आपको कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ। तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था, ये पूछा जाएगा। और यहीं से एक रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब रही बात क्या, संसद जो है, संसद में क्या है, संसद में कितने अंग होता है, एक होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ, ठीक है, याद रखना है, राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ था। ठीक है, और लोकसभा का गठन पूछे कब हुआ, तो 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ था। देखिए 1952 में राज्यसभा और लोकसभा यहाँ है। ठीक है,
तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चैप्टर से ये दोनों रिलेटेड है। लेकिन 1952 में और क्या जो स्थापित हुआ वो भी आपको साथ में बता रहे हैं। 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखा रहेगा कि 1952 में इसका स्थापना हुआ था। कौन कौन सा? राज्यसभा की स्थापना पूछे 1952, लोकसभा की स्थापना पूछे 1952, राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। एक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो ये चारों की शुरुआत हुआ था 1952 में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछे आप खटाक से टिक कर दीजिएगा। चारों, कभी भी आपके पास एक भी क्वेश्चन आए तो चारों का हमेशा रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रीय विकास परिषद और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1952 में हुआ था। और 1951-52 में प्रथम आम चुनाव भी हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, रही बात आपसे अगर पूछा जाए कि संसद का जो है, संसद का संरचना किस अनुच्छेद में है, ठीक है, तो संसद का संरचना अनुच्छेद 79 में है। अगर राज्यसभा की संरचना पूछे तो अनुच्छेद 80 में है। और लोकसभा की संरचना तो 81 में है, ठीक है। देखिए तीनों अनुच्छेद आपको याद रहेगा, तीनों लगातार है, 79, 80 और 81। और इसके याद रखना है सरल, है ना, यानी कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों अनुच्छेद है। संसद का संरचना 79, राज्यसभा का 81, 80, है ना। राज्यसभा का सरल जो है 79, 80, 81, तो राज्यसभा का हो गया 80। और लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 81 में है, ठीक है। ये चीज़ें सारे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। देखिए एक भी क्वेश्चन जो भी छूटना नहीं चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको सब बताएंगे, ठीक है। जैसे कि पुराना संसद भवन जो है ये किस पहाड़ी पर है? ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि पुराना संसद भवन किस पहाड़ी पर है, तो पुराना संसद भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, याद रखना है। राष्ट्रपति भवन भी पूछे तो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। ये जो पुराना संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? तो पुराना संसद भवन का डिजाइन किया था हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस। ध्यान से सुनना है, आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न सब बताते हैं, ठीक है। हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस किया था, ठीक है। पुराना संसद भवन का डिजाइन ज़्यादातर ऑप्शन में आपको एडवर्ड लुटियंस आएगा, ठीक है। हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने किया था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन भी एडविन लुटियंस ने ही किया था। और इंडिया गेट का भी डिजाइन एडविन लुटियंस ने ही किया था, ठीक है। अच्छा, अगर पूछे जाए कि नया संसद भवन जो बना है उसका डिजाइन किसने किया, तो नया संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? तो बिमल पटेल ने किया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और रही बात, एक क्वेश्चन आता है कि चंडीगढ़ का डिजाइन किसने किया था? तो चंडीगढ़ का डिजाइन किया था ले कॉर्बेसियर, है ना। ले कॉर्बेसियर देगा या तो ले कॉर्बुजियर देगा, ठीक है। तो चंडीगढ़ का डिजाइन किया था ले कॉर्बेसियर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, कल आया था यही वाला कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो राष्ट्रपति रखता है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति रखता है, ठीक है। अब इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखना है कैसे, इस टाइप के कौन सा प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए यहाँ संसद के दोनों सदनों का यहाँ पूछा है ना, दोनों सदनों का। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन आता है कि संसद के संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है? संसद के दोनों संयुक्त सत्रों का जो बैठक है वो कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे, सभी प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति बुलाता है और किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है, ठीक है। जितने भी आपको बताएंगे एक एक लाइन है आपको याद करते जाना, ठीक है। काफ़ी सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपको बताएंगे। तो राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 108 के तहत करता है, ठीक है, बुलाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा हार्ड वाला पूछा जाएगा कि संयुक्त संसद का जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में कौन करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जब लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहे तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो करता है राज्यसभा के उपसभापति करता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको लगेगा कि राज्यसभा का सभापति करेगा, लेकिन नहीं, राज्यसभा के उपसभापति करता है। जब लोकसभा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो है और उपाध्यक्ष ये दोनों अनुपस्थित रह जाएगा
तो कौन करेगा? राज्यसभा के उपसभापति करेगा, नॉट सभापति, है ना। कौन करेगा? उपसभापति करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोई, देखिए अध्यक्ष तो दोनों का जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक क्वेश्चन आता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जैसे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? ठीक है, केंद्र में तो करता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। याद रखना है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। अच्छा, किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख है? तो धन विधेयक का उल्लेख है अनुच्छेद 110 में, ठीक है। अगर पूछे कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में ही है, ठीक है। अच्छा, वर्तमान वित्त मंत्री कौन है अभी? तो वर्तमान में वित्त मंत्री अभी भारत का कौन है? निर्मला सीतारमण है। एक क्वेश्चन याद रखना है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री ही होता है। तो अभी कौन है? निर्मला सीतारमण है, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, ये पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन आया था आपका कल के एग्जाम में कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है, एक आपको क्वेश्चन आता है कि मौलिक क्षेत्राधिकार में कौन सा आएगा, फिर आएगा आपको कौन सा, अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन सा आएगा, ठीक है। और एक आएगा आपका कि विशेष परामर्शित क्षेत्राधिकार में कौन कौन सा आता है, क्या आता है, ठीक है। तो देखिए, जो 3 चीज़ें आता है पहले, ठीक है। आपको आगे भी बताते हैं, यहाँ पर ये आंसर पहले जान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में जो आता है, संघ वो राज्य के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा जो है, ये मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं, देखिए मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामलों की सुनवाई करता है, ठीक है। जो कि आपको एक ऑप्शन में दिया हुआ था, आपका यहाँ ये वाला ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था, ठीक है। तो 3 तरह का मामला जो सुनवाई करता है वो कौन कौन सा है? देखिए, पहला क्या, भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ के राज्यों के बीच के विवाद का जो है वो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा क्या है, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों एवं दूसरी और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच के विवाद का निपटारा ये मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और तीसरा क्या, परस्पर 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद जो है का निपटारा कौन करता है? और सुप्रीम कोर्ट करता है। किस क्षेत्राधिकार के अंदर? तो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है। मतलब मोटा मोटी ये जान लीजिए कि जो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य, जो मेन राज्य और संघ से संबंधित है, ठीक है। राज्य के बारे में जो विवाद हो, या तो संघ, राज्य और संघ के बीच में विवाद हो, बस उसका निपटारा मौलिक अधिकार जो कि मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन आया था, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक क्षेत्राधिकारों में क्या शामिल है? तो मौलिक क्षेत्राधिकारों में 3 पॉइंट है, तीनों सिंपल राज्य के बीच में ही है ना। राज्य और संघ के बीच का जो भी विवाद होगा, या तो राज्य में विवाद हो जाए, या तो राज्य और केंद्र सरकार में विवाद हो जाए, तो उसमें क्या है, उसका जो है न्यायालय की जो है मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, जो सर्वोच्च न्यायालय के है अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या आता है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है आपका ये वाला, ठीक है। आपराधिक मामले आएगा, दीवानी मामले आएगा, ठीक है। दीवानी मामले या आपराधिक मामले को ही क्या बोलते हैं? फौजदारी मामले भी ऑप्शन में दे तो चलेगा, ठीक है। फौजदारी मामले या तो आपराधिक मामले, दीवानी मामले, ये सब आता है किसमें? या तो संवैधानिक मामले, ये सब आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन नहीं है या तो कौन है, तो ध्यान रखना है आपराधिक मामले या फौजदारी मामले, दीवानी मामले और संवैधानिक मामले, ठीक है। आपराधिक मामले जो है ये अनुच्छेद 134 में आता है, ठीक है। और दीवानी मामले जो है अनुच्छेद 133 में आता है, और संवैधानिक मामले जो है अनुच्छेद 132 में आता है ना। संवैधानिक मामले 132, दीवानी मामले 133, और आपराधिक मामले जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये आता है अनुच्छेद 134 में आता है, ठीक है। और एक आता है आपको राष्ट्रपति को सलाह देना, वो किसके अंतर्गत आता है? तो विशेष परामर्शी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देना
विशेष परामर्शित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि दो राज्यों के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है, तो जैसे दो राज्यों के वाला आया है ना, राज्य जैसे आया या तो केंद्र सरकार से रिलेटेड संघ वाला आया, तो राज्य और संघ वाला डायरेक्ट आ जाएगा कौन, मौलिक, है ना, मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बता दिया। और यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। कौन कौन सा, देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 129 में है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। और किस अनुच्छेद के तहत ये परामर्श करता है, तो 143, है ना, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श करने का अधिकार इसके पास है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है, तो उच्च न्यायालय जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 214 में है, ये याद रखना है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट पूछ दे तो यही एक को इधर कर दीजिए लेफ्ट साइड, यानी कि 1 to 4, 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में 2 1 4 था हाई कोर्ट, और इसको सीधा अगर कर दिए तो सुप्रीम कोर्ट आ गया। सीधा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट है ना, 1 2 4, यानी 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश था हरिलाल जे कानिया था। ठीक है, याद रखना है, हरिलाल जे कानिया था। और वर्तमान में अभी कौन है, करंट अफेयर में याद रखना है, तो DY चंद्रचूड़ है, यानी कि धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ है। ठीक है, अब क्या आजकल एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा कि जो धनंजय जो है DY चंद्रचूड़ जो है भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको, 50वां मुख्य न्यायाधीश है। जो DY चंद्रचूड़ है भारत का 50वां क्रम का मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, 50वां, है ना, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है, तो वर्तमान में भारत में कुल कितना हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट है। अगर पूछा जाए आपसे कि 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, तो वो है अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में अमरावती जो हाई कोर्ट बना था वो भारत का 25वां हाई कोर्ट बना था। 2 प्रश्न और याद रखना है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति आयु क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का जो होता है सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। ठीक है, और हाई कोर्ट का कितना रहता है, तो ये आपको मालूम है 62 वर्ष रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 में पूछा गया था कि शोभा रिगपा ये क्या है, तो शोभा रिगपा ये क्या है, तो ये आपका है, शोभा रिगपा जो है हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। ठीक है, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको बताते हैं कि आपको शुरुआत में ही बताए थे कि जो प्रश्न है ना जिस चैप्टर से पूछा गया है, जिस टाइप का पूछा गया है, वही टाइप का और वही चैप्टर के इर्द गिर्द पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आने वाले सभी एग्जाम में यही सब चैप्टर से और इसी के टाइप का और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सब में पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका आपको सबूत के साथ आपको बताते हैं एक ही पेपर में। ठीक है, जो कल पेपर वायरल हुआ था, है ना, जो कि पेपर सब जगह वायरल हुआ, तो कल जिसका सॉल्यूशन करवाए थे इसी पेपर में जो अभी करवा रहे हैं, इसी पेपर में एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए बताते हैं कि सेम चैप्टर से ही क्वेश्चन रिलेटेड रहता है, और अलग अलग चैप्टर से या तो उस टाइप का क्वेश्चन हो, तो जैसे पूछा जाता है, तो आपको जैसे संसद के बारे में पूछा, तो संसद से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ अलग प्रश्न उसमें पूछ दिया, जो कि आपको बताए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए आपको बताते हैं, जो यहाँ पर आगे बताएंगे आपको कि कौन सा प्रश्न है जो कि सेम एक ही चैप्टर से 2 प्रश्न पूछा गया था। पहले इसको देखते हैं कि शोभा रिगपा ये क्या है। तो देखिए शोभा रिगपा जो है ना, ये तिब्बत सहित हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित प्राचीन उपचार पद्धति है। ठीक है, शोभा रिगपा जो है ये तिब्बत सहित हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित प्राचीन उपचार पद्धति है, और भारत के हिमालयी क्षेत्र में इसे तिब्बती या तो आमची कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है, भारत के जो है हिमालय क्षेत्र में, भारत के जो हिमालय क्षेत्र में तिब्बती या तो इसे आमची भी कहा जाता है। ठीक है, आमची। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि आमची क्या है, तो फिर वही चीज़ हो जाएगा, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है, आमची बोल दे या तो शोभा रिगपा बोल दे। ठीक है, तो यह पद्धति जो है भगवान बुद्ध द्वारा 2500 वर्ष पहले प्रारंभ की गई थी। ये पद्धति जो है प्रारंभ किसने किया था,
तो भगवान बुद्ध ने किया था 2500 वर्ष पहले किया था। और बाद में ये प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों जैसे जीवक, नागार्जुन, बाघभट्ट एवं चंद्रानंदन ने इसे आगे बढ़ाया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसी से रिलेटेड अभी आपको क्या बता रहे हैं कि इसको आगे किसने बढ़ाया था। ये जो सोबा रिगपा है, ये दवा पद्धति है, औषधि पद्धति है, इसको बढ़ाया था भारतीय विद्वान जीवक, है ना, जीवक। ये जीवक पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे आपको बताएंगे जीवक से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जीवक, नागार्जुन, बाघभट्ट और चंद्रानंदन ने इसे आगे बढ़ाया था। ठीक है, अब जीवक के बारे में देखिए क्वेश्चन आगे आया, आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मिलेगा आपको जीवक का। जीवक से कौन सा क्वेश्चन आया, देखिए जीवक उसको बढ़ाया था, है ना, कौन, सोबा रिगपा, जो कि प्राचीन औषधि था, कहाँ, हिमालय का। तो उसको बढ़ाया था किसने, जीवक, नागार्जुन और बाघभट्ट और चंद्रानंदन ने बढ़ाया था। अब यहाँ पर देखिए वहीं से क्वेश्चन आया है, उसी सेम जो चैप्टर से, सेम पेज से। ठीक है, जो पेज से आपको बता रहे हैं उसी पेज से ये क्वेश्चन आया है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक, ये कल वाले क्वेश्चन में पूछा गया है पेपर में। ठीक है, ये जीवक कहाँ का निवासी था। ठीक है, ये कहाँ का था, तो राजगीर का था। ठीक है, तो ये देखिए आपको बताए ना, सेम क्वेश्चन सबूत के साथ आपको बता दिए कि सेम चैप्टर से, सेम पेज से कई क्वेश्चन आपसे वो अलग पेपर में ये पूछा जाता है। यानी कि एग्जाम पूरे इसी चैप्टर और इसी सभी प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग कहीं साइड से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सटीक जो है रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ते जाइए। जो जो प्रश्न पूछा गया बस वही, बाकी कुछ भी अभी मत करिए क्योंकि उतना टाइम नहीं है, या आपको या तो अभी कुछ भी नहीं करने के, बस मैथ रीजनिंग का जो है, जिस टाइप का मैथ रीजनिंग भी आपको बताएंगे किस टाइप का पूछा गया था, उस टाइप का बस पैटर्न खाली याद रखिए, हाँ इस टाइप से बना था, बस आपके आसानी सेम वही पैटर्न पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं जहाँ पर क्वेश्चन पे थे हम लोग। तो आपको बता रहे थे ये वाला है ना, सोबा रिगपा। सोबा रिगपा क्या, एक दवा औषधि वाला है जो कि हिमालय क्षेत्र में भगवान बुद्ध द्वारा 2500 वर्ष पहले ये प्रारंभ किया गया था। और इसको जीवक, नागार्जुन, बाघभट्ट और चंद्रानंदन ने इसे आगे बढ़ाया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ गया था आपका क्या, तो ये हो गया। और बिंबिसार का जो प्रसिद्ध राजवैद्य था वो जीवक कहाँ का था, तो राजगीर का था। ठीक है, अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा हुआ है। ठीक है, कि भारत में शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में शल्य चिकित्सा का जनक अगर पूछ दे, शल्य चिकित्सा का जनक, तो वो है कौन, सुश्रुत। कौन है, सुश्रुत है। भारत में शल्य चिकित्सा का जनक अगर पूछे तो वो है सुश्रुत। ठीक है, शल्य चिकित्सा का जनक हो गया। लेकिन अगर पूछे कि आयुर्वेद एवं भारत में चिकित्सा का जनक कौन है, तो वो है चरक। ठीक है, दोनों साथ में याद रखना ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, शल्य वाला बोले तो सुश्रुत हो जाएगा, शल्य चिकित्सक का जनक सुश्रुत। और सिंपल पूछे आयुर्वेद एवं भारत में चिकित्सा का जनक कौन है, तो वो है चरक। ठीक है, अच्छा ये सुश्रुत का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये दोनों चीज़ याद रखना है। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि भारत में जो शल्य चिकित्सा के जनक हैं सुश्रुत का जन्म कब हुआ था, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, काशी में हुआ था। ठीक है, याद रखना है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काशी में हुआ था। ठीक है, अच्छा ये जो चरक है, चरक से क्वेश्चन आता है कि चरक किसके दरबार में रहता था। तो चरक जो है ये किसके दरबार में, ये रहता था कनिष्क के दरबार में। ठीक है, तो आपको याद रखना है 3 यहाँ महत्वपूर्ण, एक ही शब्द में तीनों याद रहेगा आपको। अश्वघोष किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में रहता था। चरक किसके दरबार में, तो कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन किसके दरबार में रहता था, तो कनिष्क के दरबार में रहता था। यानी कि अश्वघोष, चरक, नागार्जुन ये तीनों कनिष्क के दरबार में रहता था। याद रखना एक शब्द अचानक, है ना, अचानक एक शब्द याद रखना है। यानी कि अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, एक शब्द में ये तीनों आपको याद रहेगा, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन किसके, तो कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, और कनिष्क की बात आई तो कनिष्क कौन था, तो भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की खोज किसने किया था, तो कनिष्क ने ही किया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इस टाइप के ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये, जैसे कि अभी वैद्य के बारे में पूछा ना, औषधि के बारे में, तो देखिए इसी टाइप का सेम प्रश्न आपको लेकर आए हैं। सभी प्रश्न जो है सेम हूबहू आपको लिए लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में लद्दाख के बौद्ध जप को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूछा है किस वर्ष में लद्दाख के बौद्ध जप को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था 2012 में किया गया। ठीक है, याद रखना है 2012 में।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कौन कब शामिल किया गया है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको बताएंगे जो कि हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन इस टाइप से 2-3 प्रश्न आएगा, जैसे कि यूनेस्को की सूची में जो आएगा कि कौन सा इनमें से अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर नहीं है। ठीक है, या तो ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर ये किस राज्य से यानी कहाँ से है। ठीक है, और इसको कहाँ कब इसको शामिल किया गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा ये कहाँ का है ना, किस राज्य का है। तो आपको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर टोटल 15 है ना, टोटल 15 आपके लिए लेकर आ गए हैं। ठीक है, अब आप इसको एक बार क्या है, इसको पढ़ लीजिए, आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, देखिए अगर पूछा जाए कि कुटियाट्टम जो है अमूर्त सांस्कृतिक, देखिए अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर होता क्या है, एक होता है सांस्कृतिक धरोहर, जैसे मान के चलिए ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो ये सांस्कृतिक धरोहर हो गया, सांची का स्तूप हो गया, सांस्कृतिक धरोहर हो गया। लेकिन अमूर्त क्या होता है, अमूर्त का मतलब होता है जिसको छू नहीं सकते, मतलब कोई वस्तु बना हुआ नहीं है, वो होता है एक भावना जैसे होता है, जैसे कोई नृत्य हो गया, कोई पूजा पाठ हो गया, ये सब अमूर्त में आता है। ठीक है, तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में आता है वो। तो कुटियाट्टम जो है ये अक्सर देखा गया है, ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर से क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। ठीक है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो आपको याद रखना है कुटियाट्टम सांस्कृतिक धरोहर जो है ये कहाँ का है, केरल का। ठीक है, इसको शामिल कब किया गया है, इसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इसको सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को की सूची में 2008 में किया गया था। ठीक है, वैदिक जप की परंपरा ये कहाँ का है, तो ये वैदिक जप की परंपरा ये क्या है, 2-3 राज्यों का, इसलिए इसमें भारत यहाँ पर है। ठीक है, ये कि अलग अलग 2-3-4 राज्यों में जो होता है, इसलिए भारत यहाँ दिया है। और इसकी जब इसको कब जोड़ा गया था, 2008 में। रामलीला या तो रामलीला का प्रदर्शन ये कहाँ का है, जैसे ये यूपी, बिहार है ना, मध्य प्रदेश में भी है रामलीला, और रामलीला का प्रदर्शन इसको भी भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया, 2008 में किया गया था। ठीक है, तो मेन चीज़ें याद रखना है आपको, कुटियाट्टम का है, केरल का। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना है कि वैदिक जप की परंपरा जो है ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है, और रामलीला भी है, और आपको है रम्मान, भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान रंगमंच, ये कहाँ का, उत्तराखंड का है, 2009 में इसे शामिल किया गया है। छऊ नृत्य को भी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया, ये आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में ये प्रसिद्ध है छऊ नृत्य, 2010 में शामिल किया गया है। कालबेलिया कहाँ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है, तो इसलिए पूछा जाता है कि ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए क्वेश्चन ये वाला घूमते रहता है, कालबेलिया कहाँ का नृत्य, तो ये राजस्थान का है, 2010 में से यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। मुट्टियेट्टू का है, तो केरल में, देखिए नाम से ही आपको पता चल जाएगा ना, ऑप्शन में छांट के मार दीजिएगा कि केरल का है। देखिए मुट्टियेट्टू कुटियाट्टम है ना, ये सब टाइप का जो रहेगा ना केरल का रहेगा। देखिए यहाँ क्या था, कुटियाट्टम, यहाँ क्या है, मुट्टियेट्टू है ना, तो इस टाइप का जो रहेगा तो इसको केरल हो गया। ठीक है, लद्दाख का बौद्ध जप, तो ये लद्दाख नाम से लद्दाख का है ना, जम्मू कश्मीर में लद्दाख का ये लद्दाख का बौद्ध जप है, ये 2012 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। देखिए संकीर्तन गायन जो है, ढोल बजाना और नृत्य जो है, संकीर्तन ये मणिपुर का है, संकीर्तन मणिपुर का सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, 2013 में शामिल किया गया था। एक जंडियाला गुरु है ना, बर्तन बनाने की पारंपरिक है ना, या तो जंडियाला गुरु के ठठेरे ऐसे भी देता है, ये कहाँ का, पंजाब का है, तो ये इसको 2014 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका है पीतल, उसी में आता है जो जंडियाला गुरु के ठठेरे और बर्तन बनाने की पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प। ठीक है, अब यहाँ पर है नवरोज, जो कि इधर लाटेस्ट में शामिल किया गया है, नवरोज, योग, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा और गरबा नृत्य। ठीक है, नवरोज को शामिल किया गया कब, 2016 में। योग भी जो है योगा करते हैं ना, ये भी यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। तो योग हो गया, 2016 में किया गया था। कुंभ मेला को भी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। दुर्गा पूजा भी है, ये 2021 में शामिल किया गया था, कहाँ, पश्चिम बंगाल का। अब देखिए रेलवे, जब 2021 में ये शामिल किया गया था, तो ये क्वेश्चन जो रेलवे एनटीपीसी का इसके बाद हुआ था, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि दुर्गा पूजा कहाँ का, दुर्गा पूजा को
अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन जब उठा के देखेंगे उसमें ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ का था, पश्चिम बंगाल का था। ठीक है, तो इसीलिए सबसे लाटेस्ट जो है अभी नया में गरबा आपको याद रखना है, एकदम रट के रखना है। गरबा नृत्य जो है डायरेक्ट पूछेगा, आपको मालूम है, डायरेक्ट ऐसे घुमा कर सिर्फ पूछ देगा कि सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया गरबा नृत्य किस राज्य का है। तो गरबा नृत्य आपको मालूम पहले से गुजरात का है। ठीक है, लेकिन ये सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में ये शामिल है। गरबा नृत्य ये गुजरात का है, 2023 में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। एक बार बता देते हैं कि 15 जो है आपको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कौन कौन सा है। तो देखिए, कुटियाट्टम हो गया, वैदिक जम की परंपरा, रामलीला, रम्मान, छऊ नृत्य, कालबेलिया है ना, मुट्टियट्टू, लद्दाख, संकीर्तन, जंडियाला गुरु, और आपका नवरोज, योग, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा और गरबा नृत्य, ये सब अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। ये कल वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये पूछा गया है, तो ये जहाँ से पूछा गया है वो उसका हम पूरा लिस्ट लेकर आ गए हैं। ठीक है, आपको पूरा लिस्ट बताएंगे और ये कहाँ से प्रश्न पूछा गया वो भी दिखाएंगे। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये कोलकाता में। ठीक है, ये तो आपको मालूम भी होगा, अगर जो पढ़ते होंगे करंट अफेयर उनको मालूम होगा कि जो अंडर वाटर ट्रेन जो है पहली बार चला था कहाँ, कोलकाता में चला था। तो इसको वही पूछ दिया कि नरेंद्र मोदी ने जो उद्घाटन किया कहाँ, तो ये कोलकाता में चला था। ठीक है, तो ये अंडर वाटर चला था कोलकाता में। ये क्वेश्चन किस टाइप का मालूम, किस चैप्टर का, जो भारत में या तो विश्व में पहली बार हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन वहाँ से लाया गया। ठीक है, तो जो पहली बार जो घटना हुआ उसका पूरा लिस्ट हम लेकर आए हैं। ठीक है, वो आपको बताते हैं और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया वो भी दिखाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपसे क्वेश्चन अगर आएगा कि देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा है ना, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा ये कौन बनी है। ठीक है, या तो कहाँ की बनी है, तो ये मानवी मधु कश्यप है, ये भागलपुर की है। ठीक है, बिहार की। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखना है हमेशा। देश की पहली जो है ट्रांसजेंडर दरोगा ये कौन है, मानवी मधु कश्यप है, बिहार के भागलपुर की है। ठीक है, ये जो लिस्ट लाएं इसी लिस्ट में से देखिए आपको यहाँ से आपको एक क्वेश्चन यही वाला आया था कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई, तो कोलकाता में हुआ था। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कल। ठीक है, तो ये आपका पूरा लिस्ट एक बार से आप क्या 2 बार देख लीजिएगा तो आपका क्या ये दिमाग में कुछ आइडिया रहेगा। ठीक है, तो क्या 1-2 बार देख लेने से क्या होता है मालूम, आपको अगर याद तो मोटा मोटी हो जाता है। ठीक है, मोटा मोटी क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला प्रश्न आपका एग्जाम में आता है तो आपको ऑप्शन देख के छांट देते हैं कि हाँ यही वाला होगा। ठीक है, तो इसलिए 1-2 बार जरूर इसको देख लीजिएगा ये लिस्ट। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको बता रहे हैं कि देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा ये कौन बनी थी, तो मानवी मधु कश्यप कहाँ की है, बिहार के भागलपुर की है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अगर पूछे तो कौन सा है, अटल सेतु है। कहाँ है, महाराष्ट्र में बना है, 21.8 किलोमीटर का है। ठीक है, फिर आपसे है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है, यानी कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में बिताने वाला समय कौन सा है, कितना दिन बिताया, 1000 दिन। कौन है, तो रूस के है ओलेग कोनोनेंको है ना, ओलेग रूस का है, ओलेग कोनोनेंको है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना क्या कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है, तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है ये अनामिका राजीव है, अनामिका राजीव। नेक्स्ट है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है ना, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है, तो थाईलैंड है। देखिए ध्यान से सुनते रहिए, आपको जैसे बता रहे हैं एक बार आप वीडियो फिर देख लीजिएगा आपको याद हो जाएगा निश्चित रूप से। आप एग्जाम में जब आएगा ना आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है, भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन है, तो वो है कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है, केरल में। ये कोझिकोड वही है जहाँ पर वास्को डी गामा यानी कि केरल के कालीकट पर आया था, वही कालीकट का ही नाम है, पहले पुराना नाम था क्या, कोझिकोड था। ठीक है, तो ये भारत का पहला साहित्यिक शहर है कोझिकोड, जहाँ पर वास्को डी गामा 1498 में ये केरल के कालीकट पर आया था, जिसका स्वागत जमोरिन ने किया था है ना। पहला पुर्तगाली यात्री आया था जो कौन, वास्को डी गामा ही था। ठीक है, तो ये वही कोझिकोड है, इसको पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला
पहला देश कौन सा, यानी कि कौन सा देश में कोई भी अब एक भी ग्लेशियर नहीं है, तो कौन सा देश हो गया, वेनेजुएला, है ना, वेनेजुएला। अच्छा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष जो भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक है ना, अंतरिक्ष में जाने वाला पर्यटक होता है ना कि एक घूमने के लिए जो गया टूरिस्ट, तो पहला टूरिस्ट कौन था भारतीय, तो ये है गोपी थोटाकुरा, है ना, गोपी थोटाकुरा है। नेक्स्ट एक दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल, दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है, तो वो है भीष्म, ठीक है, दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है भीष्म। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है, तो दुनिया का पहला संविधान गार्डन ये कहाँ बनाया गया, तो पुणे में बनाया गया है ना, संविधान गार्डन पुणे में। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय वो कौन बनी है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है काम्या कार्तिकेयन, कहाँ की है, मुंबई की है काम्या कार्तिकेयन, ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की, ठीक है, तो कम उम्र की है, ध्यान रखना है। फिर आगे आएगा वो सबसे अधिक उम्र दराज का है ना, सबसे अधिक उम्र का, तो ये कम उम्र का कौन है, कम काम्या है ना, कम उम्र की है काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला कौन है, तो उम्र दराज ज्योति रात्रे, ये मध्य प्रदेश का है, उम्र दराज ज्योति है रात्रे जो कि मध्य प्रदेश का है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है, कहाँ लगाया गया, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है, तो नई दिल्ली में लगाया गया है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलायंस जो ये पूछा है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन है, तो रिलायंस जियो बन गया, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बन गया है, तो रिलायंस जियो बन गया है। नेक्स्ट है दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर ये कहाँ बनाया गया है, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर ये बनाया गया है राजस्थान की पाली जिला में बनाया गया है, ठीक है, राजस्थान के पाली जिला में। अच्छा, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम, तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम है हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है। फिर है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है, तो लक्षद्वीप में खोला है ना, लक्षद्वीप कहाँ है, तो आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अरब सागर में लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कहाँ बंगाल की खाड़ी में है, तो लक्षद्वीप यहाँ अरब सागर में है। यहाँ पर लक्षद्वीप में जो पहला निजी बैंक जो खोलने वाला है वो कौन सा है, HDFC बैंक है। नेक्स्ट है कि 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा, यानी कि सप्ताह में 4 दिन काम ही करना पड़ता है, वहाँ कोई भी नौकरी कर रहा है ना तो 4 दिन ही उसका सप्ताह में काम करता है, तो ये पहला देश कौन सा है, तो वो सिंगापुर है। नेक्स्ट है कि मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है ना, मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश है नाइजीरिया, ठीक है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक, तो आपको पीछे भी आया था ये क्वेश्चन, यानी गोपी ये थोटाकुरा है ना, गोपी थोटाकुरा पहला पर्यटक है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत, चूँकि ये क्वेश्चन कल पेपर में आया था, ठीक है, तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुआ, तो कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है BSF की पहली महिला स्पाइनर, BSF की पहली महिला स्पाइनर कौन है, सुमन कुमारी है, BSF की पहली महिला स्पाइनर सुमन कुमारी है। नेक्स्ट है कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने का अधिकार का दर्जा जो है देने वाला पहला देश कौन सा है, तो फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस से अभी क्या है, फ्रांस से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और कई महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए फ्रांस से आपसे पूछा भी गया है, कल के बाद शायद एग्जाम में पूछा गया था इसका, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन था, इमैनुअल मैक्रोन का पुस्तक का नाम पूछा था, ठीक है, तो वो भी बताएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है फ्रांस से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बनेगा, ठीक है। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश है कौन है, फ्रांस है। और अभी ओलंपिक जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि ओलंपिक जैसे 2024 कहाँ होगा ये पूछा जाता है, 2020 कहाँ हुआ था, तो 2024 वाला कहाँ हो रहा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ है, बंगलोर में, ठीक है। क्वेश्चन कल क्या आया था, भारत का पहला जो अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में, लेकिन ड्राइवरलेस मेट्रो पूछे तो वो कहाँ, बेंगलुरु में, ड्राइवर
लेस बेंगलुरु में। ठीक है। नेक्स्ट है दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण ये कहाँ किया गया है? दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया। ठीक है। और भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया? तो ये नई दिल्ली में। ठीक है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में किया गया। कहाँ? उड़ीसा में है ये, संबलपुर उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात में। गुजरात से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती कहाँ होता है? तो सोयाबीन नहीं, कपास है ना। सोयाबीन तो मध्य प्रदेश में होगा। कपास और मूंगफली है ना। कपास और मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ? गुजरात में है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो वो कहाँ है? तो गुजरात में। और जंगली गधा के लिए जो है कच्छकरण प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। तो ये सभी धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। लोथल जो कि प्राचीन हड़प्पा काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह था लोथल, ये कहाँ है? तो ये भी गुजरात में है। तो ये सभी चीज़ें गुजरात से। गरबा नृत्य जो कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया, तो गरबा नृत्य कहाँ है? तो गुजरात का है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। क्या है क्वेश्चन? ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो समान नागरिक संहिता जो है ये लागू करने वाला राज्य जो बन गया है वो फिर कौन सा है? ये आपका हो गया उत्तराखंड। ठीक है। देखिए सबसे पहले तो लागू कहाँ है मालूम? गोवा में लागू है। और समान नागरिक संहिता ये किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 44 में। ठीक है। याद कैसे रखना है? देखिए समान नागरिक है संहिता, ये समान अंक वाला ऑप्शन में देखिए रहेगा 42, 43 है ना, 44, 45। तो समान वाला खोज के मार देना। ठीक है। समान नागरिक संहिता यानी समान अंक वाला है ना, 4 44 में, अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट है कि भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। ठीक है। भारत का पहला UPI स्वीकार करने वाला जो है पहला देश फ्रांस है। अब फ्रांस से पीछे कौन सा क्वेश्चन आया था? फ्रांस से बताए थे कि फ्रांस से क्वेश्चन अभी आएगा। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है ना। और जो अभी 2024 में अपना गणतंत्र दिवस हुआ था 75 में, गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? तो वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ही था। ठीक है। तो इमैनुअल मैक्रोन से याद रखना है। और फिर क्या क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार ये कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार ये बनी है कौन? तो ये बनी है प्रीति रजक। ठीक है। प्रीति रजक बनी है। कहाँ की? ये मध्य प्रदेश की है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है। जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दुनिया में मतलब पहला राज्य पहली बार जो हुआ है जाति जनगणना शुरू करने वाला बिहार है। ठीक है। तो जाति जनगणना शुरू करने वाला कौन सा है? तो बिहार है। ठीक है। पहला जो है बिहार है, दूसरा है आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में किया गया था? ठीक है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में किया गया है? तो सरयू नदी में किया गया है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। ठीक है। तो दोस्तों फिर आगे का जो प्रश्न है अभी अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है। सारे प्रश्न मेरे पास है और इससे रिलेटेड जितने भी है आपको फिर वीडियो लेकर आएंगे। और कोशिश रहेगा मेरा कि डेली 2 वीडियो अपलोड करें। ठीक है। और सिर्फ वही सब वीडियो लाएंगे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, उसी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पर, आपके लिए नया वीडियो फिर लेकर आते हैं और डेली 2 वीडियो लाएंगे आपका सटीक और संभावित प्रश्न का। ठीक है। तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो निश्चित रूप से इस चैनल पर बने रहें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।